हो गया ऑन? चलो ये भी ऑन है। अच्छा देखो कुछ बातें बेसिक देख लो जो कि पता होना जरूरी है इस चैप्टर के बारे में, और जब इतना पता चल जाएगा उसके बाद सब कुछ पता चल जाएगा। सबसे पहले तो चैप्टर का नाम क्या है? डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। मतलब एक बात तो क्लियर है कि आपको आवर्त सारणी समझ में आनी चाहिए, ठीक है? आवर्त सारणी से रिलेटेड क्वेश्चंस इसके अंदर आएंगे। अब हमको सबसे पहले तो ये बताओ कि आवर्त सारणी के बारे में कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए कि आवर्त सारणी में कितने उपकोष होते हैं। बिल्कुल सही बात है, आवर्त सारणी में कुल 4 उपकोष होते हैं। कितने उपकोष होते हैं? 4। कौन कौन से उपकोष होते हैं बच्चों? इसमें डालियो इंक। ठीक है, आवर्त सारणी में कुल 4 उपकोष होते हैं। कौन कौन से उपकोष होते हैं बच्चों? तो एस, पी, डी और एफ। अगली बात, एस उपकोष कहां पर होता है? बताओ तो जरा। नहीं बोल रहा है? अरे लली तुम हमारी तरह कस तो ना दो उल्टो को। हे भगवान, ये चाह बनना है खान मान लो ताकत बहुत होते। लो अच्छा देखो बेटा, तो एस उपकोष जो है वो आवर्त सारणी के बाईं तरफ होता है। कहां होता है? आवर्त सारणी के बाईं ओर होता है। ठीक है, बेसिक बातें। अब एस ब्लॉक का हमारे पास है तो नहीं ना चैप्टर में, तो थोड़ी बहुत बातें तो पता ही होनी चाहिए आपको। दूसरी बात, इसके अंदर कितने वर्ग होते हैं? तो कुल मिला के 2 वर्ग होते हैं सिर्फ, पहला और दूसरा। तो सब मेहनत तो हम ही से करा लोगे। इसमें कुछ नहीं फंसा है बेटा, इसमें किसी अंग्रेज बच्चे ने मुझे ऐसा लग रहा है वीडियो में जादू दिखाना पड़ेगा मुझे। देख रहे हो हाथ खराब हो रहा है, उस पर इंक डाल के पेन डाल के ऐसे तोड़ दिया कि लो निकाल के दिखाओ इंक। कैसे बच्चे को पिटा होगा तो गुस्सा निकाल के गया। लाओ दूसरी वाली डाल लो बेटा, ये वाली डाल लो। क्या करो यार, मक्कार लगे हैं। और ये पता है किसी हाई स्कूल वाले काम होगा, फर्स्ट ईयर या इंटर वाले। खैर कर भी सकते हैं, फर्स्ट ईयर वाले भी कर सकते हैं ऐसा, सीधे तो ना हो। चलो देखते हैं। तो आवर्त सारणी में कुल मिला के कितने? एस उपकोष में आवर्त सारणी के बाईं ओर होता है और वर्ग 2 होते हैं इसके अंदर। दूसरा, पी ब्लॉक कहां पर होता है? तो पी ब्लॉक आवर्त सारणी के दाईं ओर होता है। ठीक है, और कुल मिला के कितने वर्ग होते हैं इसके अंदर? 6। 13 से लेके 18 तक। ओके, ये भी लिख दूं मैं। यहां पर होता है 1 से लेके 2 तक, यहां 13 से 18 तक। 13, 14, 15, 16, 17, 18। और वर्ग तो जानते ही हो ना, ये वाले सब वर्ग होते हैं। ठीक है, इस तरीके की जो रेखाएं होती हैं इस तरीके के, वो सारे वर्ग होते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अगर हम बात करें डी ब्लॉक, तो डी ब्लॉक आवर्त सारणी में कहां होता है? मध्य में स्थित होता है। मध्य में स्थित होता है। और इसके अंदर कुल कितने वर्ग होते हैं? तो सबसे पहले तो इसका अध्ययन ही वर्ग में नहीं होता है बेटा। इसका अध्ययन हम लोग वर्ग में नहीं कर सकते, बल्कि इसका अध्ययन किसमें करते हैं? 4 श्रेणियों में करते हैं। इसके लिए 4 श्रेणियों का अध्ययन करना पड़ता है। और वैसे अगर वर्ग की बात की जाए तो वर्ग कहां से कहां तक होते हैं? 3 से 12 तक वर्ग होते हैं इसके अंदर। लेकिन अध्ययन इसका वर्गों में नहीं होता है। एस ब्लॉक का अध्ययन वर्ग में होता है और पी ब्लॉक का अध्ययन वर्गों में किया जाता है। ठीक है, वर्ग का मतलब ऐसे ऐसे अध्ययन किया जाता है। एस ब्लॉक का 2 वर्ग का अध्ययन कर लो, पूरा एस ब्लॉक का अध्ययन खत्म हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप पी ब्लॉक का अध्ययन करना चाहते हो तो इस तरीके से कुल मिला के 6 वर्गों का अध्ययन कर लो और उसके बाद पी ब्लॉक का अध्ययन हो जाएगा। और अगर हम डी ब्लॉक की बात करेंगे तो ऐसे अध्ययन उसका कभी नहीं हो सकता। उसके लिए 4 श्रेणियों का अध्ययन करना पड़ता है। वो 4 श्रेणी कौन सी होती है इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये पूरा चैप्टर डी ब्लॉक पर ही आधारित है। और उसके बाद एफ ब्लॉक आएगा। तो अगर मैं बात करूं एफ ब्लॉक की, तो बेटा जो एफ ब्लॉक होता है वो कहां से कहां तक होता है? तो आवर्त सारणी के नीचे स्थित होता है। ये आवर्त सारणी के नीचे 2
अति संक्रमण श्रेणी होती हैं। ठीक है, 2 अति संक्रमण श्रेणी होती हैं और उन्हीं का अध्ययन कर लेंगे अगर हम, तो हमको एफ ब्लॉक का अध्ययन हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया? इसके अंदर कुल कितने तत्व होते हैं बच्चों? तो 14 तत्व होते हैं इसके अंदर, दोनों श्रेणियों में। 2 श्रेणियां पाई जाएंगी, 14 तत्व ऊपर होंगे, 14 तत्व नीचे होंगे। और लिए कहां से जाते हैं ये 14 तत्व? राइट, ये डी ब्लॉक से लिए जाते हैं। अब कैसे कैसे लिए जाएंगे ये मैं बताऊंगा अभी आप लोगों को। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करूं एस वर्ग के अंदर अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एस ब्लॉक के अंदर? तो 2। अंतिम कोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। या फिर ऐसा करके समझ लो, इसको छोड़ो, आप ये समझ लो कि एस ब्लॉक का अगर मैं बात करूं कि अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जाता है, बताओ। एस उपकोश के सभी तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? ये वो बातें हैं जो फर्स्ट ईयर में पढ़ी हैं आप लोगों ने, जल्दी बोलो। अंतिम इलेक्ट्रॉन एनएस में जाता है। किस में जाता है? एनएस में। ओके, अब NS1 या NS2 हो सकता है। अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं एस उपकोश के अंदर। ठीक है, ये भी बता देता हूं मैं, एस उपकोश में एक कक्षक बनती है और अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगर मैं पी ब्लॉक की बात करूं तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? तो पी ब्लॉक का अंतिम इलेक्ट्रॉन एन, जल्दी बोलो, अरे यार NS2 NP, बल्कि NS2 लिखो भी मत, आप सीधे ऐसे लिख लो NP126। इस तरीके से जाता है, यहां 1 to 2 जाता है। और कितने कक्षक बनते हैं? 3 कक्षक, अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से अगर मैं डी ब्लॉक की बात करूं तो इसमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा वो किसमें जाएगा? N-1 डी उपकोश में प्रवेश करेगा। और डी के लिए कक्षा कितनी बनती है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 बन गई। और इस तरीके से अब इलेक्ट्रॉन मैंने जैसे भरे हैं वैसे भरे नहीं जाते हैं, उसके लिए तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। ठीक है, ये नियम है। किसका है ये नियम? 11th में पढ़ा है ये। किसका है? हाँ, होल्ड का नियम है ये। ठीक है, अगला देखो, अगर हम बात करें एफ ब्लॉक की, तो एफ ब्लॉक में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा वो कहां जाएगा? अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, बोलो, N-2 F और 1 to 14, यहां 1 to 10। ठीक है, यहां अंतिम इसमें उपकोश में प्रवेश करेगा। ठीक है, अगर आप चाहो तो 1 to 14 लिखो या मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाद में हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो ये सब लिखना पड़ेगा हमको, है नहीं है? तो सीधे इतना ही लिख दो कि अंतिम इलेक्ट्रॉन N-2 F में प्रवेश करता है। बात ये है कि यहाँ पर N-2 क्या है, N-1 क्या है, N क्या है, और ये सब हमको पढ़ना पड़ेगा। तो जैसे कि मान लो कि ये एक नाभिक है। क्या है? एक नाभिक। यहां तक तो दिख ही रहा होगा। ये 1 2 3 4 5 6 और 7, कुल मिला के हमने कितने आवर्त बना, कितने कोश बना दिए? 7 कोश बनाए हमने। अच्छा बताओ, 7 के बाद 8वां बना दूं? बना सकते हैं नहीं बना सकते हैं? बना दें? नहीं बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते बताओ? क्यों नहीं बना सकते? ये पढ़ चुके हैं आप लोग, मैं बता भी चुका हूं। आवर्त सारणी में कुल मिला के कितने आवर्त होते हैं? आवर्त क्या होते हैं? ये वाली, ये कुल होते हैं 7। और मैंने ये बात बोली भी है कि जितने आवर्त होंगे उतने ही कोश होंगे। वर्तमान समय में 7 से अधिक आवर्त का कोई तत्व है ही नहीं, ज्ञात नहीं हुआ है अभी तक। तो जब तक ज्ञात नहीं हुआ है तब तक हम मानेंगे कि हो ही नहीं सकता। और अगर बाई चांस तुम में से कोई वैज्ञानिक बन जाए बहुत तगड़ा वाला, ठीक है, और उसके बाद तुम ही ऐसा एक तत्व खोज दो जिसके अंदर 8 उपकोश बन सके, तो इस आवर्त सारणी की ऐसी तैसी हो जाएगी। क्योंकि आवर्त सारणी किसके ऊपर बनाई है? ये बोहर के मॉडल के ऊपर बनी थी। दीर्घकार आवर्त सारणी की अगर हम बात करें, वही अध्ययन कर रहे हैं हम लोग। तो अब हमने क्या किया? 7 है। तो देखो इसमें सबसे अंतिम वाला जो इलेक्ट्रॉन, अंतिम वाला कोश होता है उसको मानते हैं N। क्या मानते हैं? N। उससे अंदर वाले को N-1, उससे अंदर वाले को, और इसी तरीके से लगातार घटता चला आता है। ठीक है, तो अगर मैंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन N उपकोश में प्रवेश करेगा, ठीक है, इसमें हमने क्या बोला? N-S उपकोश में प्रवेश करेगा। तो N-S का मतलब N सबसे लास्ट वाले के S उपकोश में प्रवेश कर रहा होगा। सही है। और अगर मैंने बोला N-1 डी में उपकोश प्रवेश कर रहा है, N-1 डी में, ये
तो फिर इसका मतलब है कि लास्ट वाली ऑर्बिट से एक अंदर वाली ऑर्बिट में उसके भी डी उपकोष में प्रवेश कर रहा होगा। ठीक है, अगर मैंने बात की n-2 f में प्रवेश कर रहा है तो इसका मतलब सबसे लास्ट वाली से एक अंदर वाली और उससे भी एक अंदर वाली के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा होगा, किसमें? f उपकोष में। ठीक है, तो ये कोष निर्धारित होते हैं इस तरह से। अगर आपसे बोल दिया गया n कोष कौन सा है तो सबसे बोलोगे सबसे लास्ट वाला जो कोष होगा उसको n कोष बोलेंगे। ठीक है, अगर n-1 बोला तो लास्ट वाले से एक अंदर वाला, और अगर n-2 बोल दिया तो लास्ट वाले से सेकंड, मतलब लास्ट वाले के बाद एक और उसके बाद वाला उसके उपकोष में जाएगा। और उसके कौन से उपकोष में जा रहा है? तो f में जा रहा है तो हमने f लिख दिया कि f उपकोष में प्रवेश करेगा। तो ये तो वो बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने से पहले। ठीक है, इतनी बातें तो आपको मालूम ही होना चाहिए। क्या क्या मालूम होना चाहिए? दोबारा रिवीजन कर लो। सबसे पहले क्या कि एस ब्लॉक आवर्त सारणी कुल मिला के कितने उपकोषों में बटी हुई है? 4। कौन कौन से? एस, पी, डी, एफ। एस कहां पर होता है? बाईं ओर। कितने वर्ग होते हैं? 2। पी ब्लॉक कहां होता है? दाईं ओर। कितने वर्ग होते हैं? 6। कहां से कहां तक? 13 से 18 तक। डी ब्लॉक कहां स्थित होता है? बीच में। कहां से कहां तक? 3 से लेके 12 तक। कुल कितनी श्रेणियां होती हैं उसके अंदर? 4 श्रेणी होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद हमने बात करी एफ ब्लॉक। तो एफ ब्लॉक कहां पर स्थित होता है? तो आवर्त सारणी के नीचे स्थित होता है। अभी आवर्त सारणी बना दूंगा। उसके नीचे स्थित होता है, आवर्त सारणी से बिल्कुल बाहर की ओर। और उसमें कितनी श्रेणियां होती हैं कुल मिला के? 2 श्रेणी होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी श्रेणी होती हैं? हाँ, एक को लैंथेनाइड बोलते हैं, एक तो एक्टिनाइड बोलते हैं। कुल मिला के कितने? 14। वो कितने तत्व होते हैं? मैं कह रहा हूं कुल मिला के कितने? 14 तत्व होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ, ये अगर ऐसा ही बोल दे कोई भी तो मजा ही आ जाए कि आंसर और क्वेश्चन दोनों साथ में। चलो अब एक काम करो, पॉज करो वीडियो, क्योंकि बहुत कुछ लिखना पड़ेगा मेरे को। देखो इस तरीके की आवर्त सारणी होती है। ठीक है, इसमें मैंने क्या बोला था? बाईं ओर क्या होगा? एस ब्लॉक। तो बाईं ओर एस ब्लॉक लिखा हुआ है। ठीक है, बाईं ओर एस क्या हुआ भाइयों ने? बढ़िया, मैंने पहले कही थी पिछली वीडियो में कि मैं लड़के लगा दूंगा 4-5 कदम जी देखने के लिए जो माइक देखते ना। बढ़िया भाई, बहुत अच्छी जॉब कर रहा था मैं आपने। तो एस ब्लॉक 2 वर्गों में विभाजित, पहला और दूसरा, ये रहा 2 वर्गों में विभाजित हो गया। 2 वर्गों का अध्ययन कर लो, एस ब्लॉक के पूरे का अध्ययन हो जाएगा। अगर मैं बात करूं पी ब्लॉक, तो ये पी ब्लॉक 13 से लेकर 18 वर्ग तक है। पूरे 6 कुल मिला के 6 आवर्त हो जाएंगे। देखो इस तरीके से ये ऐसे करके लाइनें खिंच जाएंगी। तो 1 2 3 4 5 6 कुल मिला के 6 वर्ग हो गए। ठीक है, 6 वर्गों का अध्ययन कर लो, पी ब्लॉक का। डी ब्लॉक की बात करी है तो वर्ग 3 से लेकर वर्ग 12 तक के तत्व होंगे। और यही बातें लिखनी भी है अगर हम डी ब्लॉक के बारे में बात करें, कोई स्पेशल बात थोड़ी लिखूंगा मैं। तो 3 से लेकर 12 तक के जो तत्व होंगे उनको डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। और लास्ट में आता है एफ ब्लॉक के तत्व। एफ ब्लॉक के तत्व जो होते हैं वही सामने लिखे हुए हैं, यानी कि आवर्त सारणी के नीचे स्थित होते हैं। कुल मिला के 2 श्रेणियों में होते हैं ये, एक ऊपर ये वाली श्रेणी होती है, एक नीचे वाली होती है। कुल मिला के कितने कितने तत्व होते हैं? चलो कह रहा हूं 14 तत्व होते हैं इसके अंदर। ठीक है, ओके, ये बात समझ में आ गई? चलो ठीक। अच्छा, फंबल होता है तो भाई बाजी खुद को भी आती है, ऐसी बात नहीं है। 14 होते हैं, 14 ऊपर वाले में, 14 नीचे वाले में। कुल मिला के दोनों मिला के 14 थोड़ी होंगे। 14 ऊपर वाले में होते हैं, 14 नीचे वाली श्रेणी में होते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई है ना? अब इसको मिटा देता हूं मैं, जल्दी फटाफट बंद करो। देखो भाई, डी ब्लॉक के तत्व के बारे में कुछ बेसिक बातें जो हम लोग को पता होनी चाहिए। सबसे पहले क्या, ये वर्ग 3 से लेके वर्ग 12 तक के तत्वों को ही हम लोग क्या कहते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। अब डी ब्लॉक एलिमेंटों को क्या कहा जाता है बच्चों? संक्रमण तत्व। और इसका आंसर क्या है? संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं? क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसे कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं? तो क्यों कहते हैं बताओ? क्योंकि ये एस तथा पी ब्लॉकों के मध्य पाए जाते हैं। तो जब एस और पी दोनों के बीच में होगा तो कुछ एस की भी बातें मान रहा होगा, कुछ पी की भी मान रहा होगा, यानी कि ये बीच के गुण दिखा रहे होंगे। और जब बीच के गुण दिखा रहे होंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे? संक्रमण तत्व। बात समझ में आ गई? बहुत अच्छी बात है। उसके बाद अगर हमने बात करी कुल मिला के कितनी श्रेणी होती है, तो कुल कितनी श्रेणी होती है? 4। कौन कौन सी होती है? 3D, 4D, 5D और 6D, 4 श्रेणी होती हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि 3D श्रेणी क्यों बोल रहे हो आप? 3D श्रेणी क्यों बोल रहे हो जब ये चौथे आवर्त का तत्व है? तो है ना, आवर्त सारणी में भी हमने देखा था कि ये फोर्थ से तीसरे के बाद फोर्थ से स्टार्ट हुआ था। तो चौथे आवर्त के तत्व होते हैं ये सारे, स्कैंडियम से लेके जेडन तक। तो चौथे आवर्त के तत्व हैं, लेकिन आप कह रहे हो 3D श्रेणी, तो उसका आंसर क्या है? उसका आंसर यहां छुपा है, क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है? n-1 में। तो अगर ये फोर्थ आवर्त का है, चौथे आवर्त के तत्व हैं, तो जाहिर सी बात है इस तरीके से इनका 1 2 3 4 कुल मिला के 4 आवर्त बनेंगे। तो ये होगा n, ये होगा n-1, ये होगा n-2। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो प्रवेश कर रहा है वो n-1 में कर रहा है, यानी कि इसके अंदर कर रहा होगा। तो इसके अंदर प्रवेश कर रहा है इलेक्ट्रॉन बेटा, और जब इसके अंदर प्रवेश कर रहा है तो जाहिर सी बात है इससे तो कोई लेने देना नहीं है हमको।
और इसमें प्रवेश कर रहा है, यानी कि लास्ट ऑर्बिट से वो एक पहले वाली ऑर्बिट में ये क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है। इस वजह से हमने इसको 3D माना, और इसी वजह से ये देखो 5 का था तो 4D हो गया, ये 6 आवर्त का था तो 5D, ये 7th आवर्त का था तो 6D। समझ आ गया? तो अगर ये बात पूछ ली जाए तो बता देंगे ना हम लोग, बहुत अच्छी बात है। अब आज के लिए टाइम देखना जरा कितना हो रहा है, 8:55। ठीक, तो आज तो हम लोग क्या करेंगे, यहीं तक निपटाएंगे। कल हम लोग श्रेणियां बनाएंगे, अगर कल क्लास होती है संडे में तो। और मुंह पर मना मत कर देना दोबारा से, ये लड़का यार मुंह मना कर देता क्या, मैं नहीं आऊंगा संडे में। अच्छा, ये भी उसका है कि उन वीडियो तो चली जाएगी, अगर संडे में बन भी जाएगी तो, है ना, तो वीडियोस देख लेंगे। तो थोड़ा ध्यान रखना भाई, कल मुझे जल्दी उठ के कहीं जाना है और आप लोग नहीं आएंगे तो शायद मैं उठ भी नहीं पाऊंगा। तो कोशिश बनना, देख लेंगे, टेस्ट ले लेंगे यार, टेस्ट तो इंपॉर्टेंट ही होता है। ठीक है, तो बाकी बातें करेंगे हम लोग कल। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, मौज कर दो हैं। फोन कर लियो भाई।